मई 1999 कारगिल, जम्मू कश्मीर, 18,000 फीट की ऊंचाई, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। आम इंसान ऐसी जगह पे चंद घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। भारतीय सेना सर्दियों के मौसम में उन ऊंची चोटियों से नीचे आ जाती है। तब दुश्मन पाकिस्तान ने दबे पांव लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से उन चोटियों पे कब्जा कर लिया था। इन ऊंचाइयों से उनको डायरेक्ट NH-1 हाईवे दिखता था। यह हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये लद्दाख और सियाचिन में बैठे हिंदुस्तानी जवानों के लिए एकमात्र लाइफलाइन थी। दुश्मन का इरादा उस हाईवे पे आग बरसाना और हिंदुस्तान को दो हिस्सों में काट देना था। रावलपिंडी के बंद कमरों में पाकिस्तान जनरल बड़े गुरूर से अपने अफसरों से कह रहा था, हिंदुस्तान को भनक भी नहीं लगेगी और जब तक वो नींद से जागेंगे हम उनकी सांस की नली काट चुके होंगे। वो नीचे रहेंगे और हम आसमान से मौत बरसाएंगे। पाकिस्तान को लगता था कि नीचे से ऊपर हमला करना, वो भी उन खड़ी चट्टानों पर जहां छिपने की कोई जगह नहीं, किसी भी सेना के लिए मौत को दावत देना जैसा है। लेकिन उनकी इस साजिश का गुरूर तोड़ने और उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए एक तूफान उनका इंतजार कर रहा था। भारत के एक ऐसे जाबाज फौजी ने अकेले ही पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया, जिसके खौफ से आज भी दुश्मन की रूह कांप उठती है। ये फौजी था कैप्टन विक्रम बत्रा। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास गुग्गर गांव में गिरधारी लाल बत्रा और उनकी पत्नी कमल कांता के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, विशाल और विक्रम बत्रा। बड़ा होकर विक्रम बत्रा ने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई करते हुए NCC एयर विंग ज्वाइन किया। वो सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट नहीं थे, वो नेशनल लेवल का टेबल टेनिस प्लेयर। रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट NCC कैडेट का खिताब जीतने के बाद जब विक्रम बत्रा ने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी तो उनके अंदर का देश प्रेम आग की तरह जल उठा। वो अपने दोस्तों के साथ टीवी पर परमवीर चक्र सीरियल देखा करता था। वो दोस्तों से कहते, भाई अगर मैं इंडियन आर्मी में गया तो देश का सबसे बड़ा सम्मान ही लूंगा, उससे कम तो कुछ मंजूर नहीं है मुझे। जिंदगी ने उनको एक आसान और आरामदायक रास्ता भी दिया। हांगकांग की एक बड़ी शिपिंग कंपनी ने मर्चेंट नेवी में उन्हें एक हाई पेइंग जॉब ऑफर की। पूरा परिवार बड़ा खुश था कि बेटा अब पूरी दुनिया घूमेगा और बहुत पैसे कमाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक कुछ दिन पहले विक्रम अपने पिता के पास गए। उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा पैसे तो बहुत मिलेंगे पर मेरी मंजिल वहां नहीं है। मेरा दिल तो इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मुझे इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि देश की सेवा करने से बड़ा कोई पैसा या रुतबा इस दुनिया में नहीं है। उस एक पल ने तय कर दिया था कि विक्रम बत्रा की किस्मत में समंदर की लहरें नहीं बल्कि कारगिल की खून से सनी बर्फीली चोटियां लिखी थी। 1996 में कमांड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके और SSB इंटरव्यू में टॉप 35 में आकर विक्रम पहुंचे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। मानेकशॉ बटालियन की जिस और कंपनी में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 6 दिसंबर 1997 विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा बन गए। उन्हें 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला। उनकी पहली पोस्टिंग हुई जम्मू और कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सोपोर नाम की जगह पे। 1990 के आखिर में सोपोर को कश्मीर का कंधार कहा जाता था। यह जगह आतंकवादियों की गोद थी। एक दिन एक इंटेंस एनकाउंटर चल रहा था। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। अचानक एक गोली आई जो सीधे विक्रम बत्रा के लिए थी, पर उनके एक जवान ने बीच में आकर वो गोली अपने सीने पर झेल ली। जवान वहीं शहीद हो गया। उस दिन विक्रम बत्रा पूरी तरह टूट गए थे। उस शहीद जवान के खून ने विक्रम बत्रा के अंदर के गुस्से और जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत जब इंडिया ने सियाचिन पर अपना तिरंगा फहराया था, तब से पाकिस्तान आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ के सीने में आग जल रही थी। 1998 में जब नवाज शरीफ ने उसको आर्मी चीफ बनाया तो उसे लगा कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। सितंबर 1998 में मुशर्रफ और उसके खास अफसरों ने नवाज शरीफ की नाक के नीचे एक खुफिया ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। कारगिल का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री तक गिर जाता था, जिसके कारण भारतीय सेना उन चोटियों से नीचे आ जाती थी। मुशर्रफ का प्लान था, जब हिंदुस्तानी फौज नीचे आएगी हम अपने फौजियों को उन खाली चोटों पर बैठा देंगे। उनका टारगेट था NH-1 हाईवे जो लेह और कश्मीर को जोड़ता था। अगर इस हाईवे पर कब्जा हो गया तो सियाचिन और लद्दाख का इंडिया से कनेक्शन टूट जाएगा। एक तरफ ये नापाक मंसूबे रचे जा रहे थे और दूसरी तरफ फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिल्ली से लाहौर बस सर्विस शुरू करते हैं। लेकिन भारत को कहां पता था कि जिस वक्त हम उनको गले लगा रहे हैं वो हमारी पीठ के पीछे खंजर घोंपने के लिए अपने हथियार धार कर रहे थे। आतंकवादियों के बेस में पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हजारों जवान LOC क्रॉस करके कारगिल के इन पहाड़ों में अपने बंकर्स बना चुके थे। वो वहां भारी मात्रा में गोला बारूद, राशन, मशीन गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जमा कर चुके थे। 3 मई 1999 लद्दाख के बटालिक सेक्टर की 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक सुनसान बर्फीली पहाड़ी। स्थानीय निवासी ताशी नमग्याल एक आम चरवाहा था जो पिछले कई घंटों से अपनी खोई हुई याक को ढूंढते हुए इस वीरान और जानलेवा चोटी तक आ पहुंचा था। ठंड से उसके हाथ सुन पड़ रहे थे।
सांसें उखड़ रही थी। आज उसकी किस्मत में अपनी खोई हुई याक को पाना नहीं लिखा था। थक हार कर जब ताशी ने आराम करने के लिए पत्थर का सहारा लिया और अपनी दूरबीन निकालकर आगे की बर्फीली चोटियों का नजारा देखना शुरू किया, तब उसे दूर एक पहाड़ी की चोटी पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वहाँ काले कपड़ों में लिपे हुए करीब 6 लोग हाथों में बड़े बड़े औजार लिए बर्फ और पत्थरों को हटाते हुए दिख रहे थे। ताशी तुरंत समझ गया था कि ये इस इलाके के लोग नहीं हैं। इन बर्फीली तूफानों के बीच इतनी ऊंचाई पर कोई आम इंसान बर्फ क्यों खोदेगा? ताशी बिना एक पल गवाए वहां से भागा। अगली सुबह उसने ये खबर भारतीय फौज की नजदीकी पोस्ट तक पहुंचा दी। भारतीय फौज को जब ये खबर मिली तो उन्होंने इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। 5 मई को जाट रेजिमेंट के नौजवान, निडर और जोश से भरे अफसर लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों की एक पेट्रोल टीम को उस चोटी की जांच के लिए रवाना कर दिया गया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथी हाथों में अपनी राइफल्स थामे पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। कई घंटों की थका देने वाली चढ़ान के बाद वो उस इलाके में पहुंचते हैं जहां ताशी नमगैल ने उन काले सायों को देखा था। उन्होंने उस बर्फीली चोटी का चप्पा चप्पा छान मारा। जब उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो एक पल के लिए सबको लगने लगा शायद नमगैल को देखने में कोई भूल हुई होगी या शायद वो लोग वहां से जा चुके थे। लेकिन वो दुश्मन के बिल्कुल आंगन में खड़े थे और दुश्मन उन्हें अपनी स्नाइपर के स्कोप से देख रहा था। अचानक पहाड़ के एक खुफिया हिस्से से गोली बरसने लग जाती है। हमारे जवान तुरंत पोजीशन लेते हैं और दूसरी तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन स्थिति बेहद खराब थी। दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था और गिनती में कई ज्यादा था। कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही। धीरे धीरे कालिया और उनकी टीम की गोलियां खत्म होने लगती हैं। वो तुरंत बेस कैंप से रेडियो पर बैकअप मंगवाते हैं। लेकिन जब तक बैकअप टीम वहां पहुंचती, पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने अपने संख्या बल का फायदा उठाकर हमारे इन 6 जवानों को घेर कर बंदी बना लिया था। पाकिस्तानी फौज ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लगातार 22 दिनों तक उन्होंने हमारे इन 6 जवानों को वो मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया जिसके बारे में सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन बेरहमों ने हमारे जवानों के नाक, कान और हाथ काट दिए। उनकी आंखें फोड़ दी गई और कानों में गर्म लोहे की रॉड्स डाली और अंत में जब उनसे कुछ उगलवा नहीं पाए तो उन्हें बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। 9 मई 1999 को पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए इंडिया की तरफ ताबड़तोड़ आर्टिलरी और मोर्टार फायर शुरू किया। एलओसी पर मौजूद हमारी सारी यूनिट्स हाई अलर्ट पर आ गई। 10 से 15 मई के बीच जब इंडियन आर्मी ने अपने जेट्स और ग्राउंड पेट्रोल्स के जरिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने दिल्ली में बैठे बैठे सभी बड़े अफसरों के पैरों तले जमीन खिसका दी। इंटेलिजेंस और ग्राउंड रिपोर्ट से साफ हो गया था कि पाकिस्तानी सेना के लगभग 5000 ट्रेंड सैनिक बड़े पैमाने पर एलओसी क्रॉस करके कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर के लगभग 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैल चुके हैं। वो 132 अलग अलग ठिकानों पर कब्जा जमा कर बैठे थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसे मजबूत बंकर्स में थे जहां से नीचे आती हुई हमारी किसी भी टुकड़ी को वो एक झटके में भून सकते थे। 25 मई 1999 नई दिल्ली। कमरे में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक और एयरफोर्स चीफ एवाई टिपनिस मौजूद थे। वाजपेयी जी कहते हैं, मलिक जी मुझे सीधे शब्दों में बताइए स्थिति जमीन पर कितनी खराब है। जनरल वीपी मलिक ने नक्शा खोलते हुए जवाब दिया, सर दुश्मन टॉप पीक्स पे बैठा है। टोलोलिंग, पॉइंट 5140 सब उनके कब्जे में है। उनके पास हैवी आर्टिलरी है। नीचे से ऊपर डायरेक्ट हमला करना मतलब हमारे जवानों को सीधा मौत के मुंह में धकेलना है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए हमारी सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। वाजपेयी जी ने कहा, यह सिर्फ सरहद पर घुसपैठ नहीं है मलिक जी, ये भारत की पीठ पर खंजर है। टिपनिस जी एयरफोर्स को ऑपरेशंस के लिए तैयार करें। पाकिस्तान ने अभी तक हमारा दोस्ती का रूप देखा है और अब वो हमारा गुस्सा देखेगा। इस हरकत का ऐसा जवाब दो कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। वाजपेयी जी की इस मंजूरी ने पूरा खेल बदल दिया। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना के MiG-21, MiG-27 और जैगुआर फाइटर जेट्स आसमान को चीरते हुए आग उगलते हुए मौत के फरिश्तों की तरह पाकिस्तानी ठिकानों पर टूट पड़े। इन फाइटर जेट्स ने दुश्मनों के सप्लाई बेसिस, अम्यूनिशन डेपो और बंकर्स पर प्रिसीजन बॉम्बिंग शुरू कर दी। पहाड़ियों पर एक के बाद एक भयानक धमाके होने लगे। अब उन बर्फीली चोटियों पर आराम से बैठे पाकिस्तानी जवानों के ऊपर बर्फ नहीं मौत बरस रही थी। दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी गई। उनके पास ना राशन बचा ना नया अम्यूनिशन। वो पहाड़ों की चोटियों पर कैद हो गए। अब उन्हें सिर्फ मौत का इंतजार था जो भारतीय जवानों के रूप में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान को ढेर कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक सब ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की कड़ी निंदा की।
चारों तरफ से घिरे हुए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन 10 जून को पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों के बेरहमी से काटे गए शव को भारत को सौंपा। जब इन शहीदों के शरीर बेस कैंप पहुंचे तो हर एक फौजी का खून खौल उठता है। हिंदुस्तान की सेना में अब बदले की आग ऐसी भड़क चुकी थी कि हर जवान सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, खून का बदला खून। इन्हीं आग बबूला फौजियों के बीच एक नौजवान अफसर खड़ा था। ये थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। अपने भाई जैसे साथियों की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर बत्रा का खून खौल उठा था। उन्होंने सोच लिया था कि जब तक इन चोटियों को दुश्मन के खून से धोकर वहां तिरंगा नहीं लहरा देंगे, वो चैन की सांस नहीं लेंगे। 17 जून 1999 कारगिल वॉर अब चरम पे था। द्रास सेक्टर की कुछ पहाड़ियां जैसे .5140, टाइगर हिल और .4875 जो डायरेक्ट NH1 हाईवे को डोमिनेट करती थी। यहाँ से पाकिस्तानी स्नाइपर और आर्टिलरी आसानी से हमारे सप्लाई कॉन्वॉयज को निशाना बना सकते थे। जब तक इन चोटियों को दुश्मन के कब्जे से आजाद नहीं करवाया जाता, तब तक कारगिल जीतना नामुमकिन था। और सबसे बड़ा कांटा था .5140 की पहाड़ी, जहां दुश्मन सबसे ज्यादा मजबूत बंकर्स बना के बैठा हुआ था। .5140 पर तिरंगा फहराने की नामुमकिन सी लगने वाली जिम्मेदारी 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दी गई, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी टीम को दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने ऊपर भेजा। टीम ने वापस आकर जो रिपोर्ट दी वो बड़ी डरावनी थी। सर, दुश्मन ने चोटी पर 7 मजबूत बंकर्स बना के रखे हुए हैं। जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे, सामने 2 बंकर फायर ओपन करेंगे, राइट में 4 और लेफ्ट में 1 बंकर से क्रॉस फायरिंग होगी। ये सुनते ही जोशी समझ गए कि दुश्मन की आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी। उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया, दुश्मन को 2 अलग अलग दिशाओं से घेर कर मारना। प्लान के मुताबिक लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल अपनी ब्रावो कंपनी को लेकर ईस्ट से हमला करेंगे और दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अपनी डेल्टा कंपनी को लेकर साउथ से चढ़ाई करेंगे। तय ये हुआ था कि रात के घने अंधेरे और आर्टिलरी फायर के शोर में चढ़ाई की जाएगी। 19 जून की रात 8:30 बजे दोनों कंपनियों ने अपने हथियारों के साथ पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। नीचे से हमारी आर्टिलरी लगातार फायर कर रही थी ताकि दुश्मन का ध्यान भटकता रहे। सुबह के 3:15 बज चुके थे। जामवाल की टीम दुश्मन के ठिकाने से कुछ ही दूर पर थी। अब क्योंकि हमारे जवान चोटी से बेहद करीब थे, नीचे से आर्टिलरी फायर को रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही तोपें शांत हुई, चोटी पर बैठे पाकिस्तान चूहों की तरह अपने बिलों से बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत अंधाधुंध मशीन गन फायरिंग शुरू कर दी। जामवाल समझ गए कि अगर अभी रुके तो सारी टीम मारी जाएगी। उन्होंने रेडियो में बेस को मैसेज दिया, जब तक हम दुश्मन की गर्दन तक नहीं पहुंच जाते तब तक आर्टिलरी मत रोकना, आग बरसने दो। सुबह 3:30 बजे जामवाल की टीम ने लेफ्ट साइड से हमला बोल दिया। पाकिस्तानी जब तक कुछ समझते उससे पहले उनके बंकर्स मिट्टी में मिला दिए गए। जामवाल ने रेडियो पे गर्व से कहा, ये है, जिसका कोड में मतलब था कि उन्होंने अपना हिस्सा क्लियर कर लिया है। लेकिन बत्रा की डेल्टा कंपनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। रेडियो पर एक सन्नाटा था। बेस कैंप में सबकी सांसें अटकी हुई थी। तभी चोटी के ठीक पीछे वाले हिस्से से, जहां से दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान ऊपर आ सकता है, बत्रा और उनकी फौज एक तूफान की तरह आई। दुश्मन घबरा गया। वो वापस हमला करने वाले थे कि बत्रा ने अपने कंधे पे रखे रॉकेट लॉन्चर से सीधा 3 रॉकेट उनके मेन बंकर पे लगा दिए। बूम बूम बूम। आग, बर्फ और धूल का एक भयानक गुबार उड़ चुका था। पाकिस्तानियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस धुएं के बीच बत्रा आगे बढ़े और सामने वाले बंकर में एक ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके के बाद बंकर से 3 लंबे चौड़े पाकिस्तानी जवान बाहर निकले और बत्रा की तरफ लपके। बत्रा अकेले थे पर उनकी रगों में सौरभ कालिया के खून का बदला बिल्कुल खौल रहा था। घबराना तो दूर, उन्होंने अपनी राइफल के आगे लगी चाकू को आगे किया और शेर की तरह उन पे झपटे। सबसे आगे आते हुए पाकिस्तानी के पेट में बत्रा ने चाकू घोंप दी। उसके गिरते ही बचे हुए 2 दुश्मनों ने हमला करने के लिए हाथ उठाया, पर बत्रा की फुर्ती के आगे वो बच्चे साबित हुए। उन्होंने चाकू से दोनों के हाथों को बड़ी बुरी तरह से काट दिया। इससे पहले वो वापस संभलते, पीछे से आ रहे हमारे बाकी जवानों ने दूर से निशाना लगाकर उन तीनों को वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। सुबह 4:35 को सूरज की रोशनी में हमारा तिरंगा चमक रहा था। 514 आजाद हो चुका था। बत्रा ने अपने रेडियो ऑन किया और कहा, दिस इज बत्रा, ये दिल मांगे मोर। उस रात एक भी भारतीय फौजी शहीद नहीं हुआ। इस नामुमकिन को मुमकिन करने वाले लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मैदान जंग में ही कैप्टन के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। .5140 जीतने के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई थी। अब निशाना था .4875। इस पहाड़ी की चढ़ाई लगभग 70 से 80 डिग्री तक खड़ी थी। ये बिल्कुल एक सपाट इमारत पर चढ़ने जैसा था, और वो भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमा कर रही थी और ऑक्सीजन की कमी से फेफड़े फटने लगे थे। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था।
कैप्टन बत्रा की हालत बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था। पिछले ऑपरेशंस की थकान और चोट ने उनका शरीर बिल्कुल निचोड़ दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी जानते थे कि बत्रा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि बत्रा को बेस पे आराम करने दिया जाए। पर जब बत्रा को यह पता चला तो वो सीधे अपने कर्नल के पास गए और कहा कि सर, या तो मैं जीत का तिरंगा लहरा कर वापस आऊंगा या उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर सर मैं आऊंगा जरूर। 6 जुलाई की रात बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी के 25 सेना के जवान हथियारों से लैस इस खड़ी चढ़ाई पर निकल पड़े। प्लान के हिसाब से उन्हें ऊपर पहुंचकर कैप्टन नगाप्पा की टुकड़ी के साथ मिलना था, जो उनसे पहले आगे बढ़ चुकी थी। सुबह के करीब 3 बजे बत्रा और उनकी टीम आधी चढ़ाई पूरी कर चुके थे। तभी उन्हें ऊपर से लगातार गोली चलने की आवाजें आई। उन्हें नगाप्पा की टुकड़ी दिखाई दी। उन्होंने अपनी जान पे खेलकर दुश्मन के 2 मजबूत बंकर्स को तबाह कर दिया। बत्रा को देखते ही नगाप्पा की टीम का हौसला बिल्कुल दोगुना हो गया था। दुश्मन की एक मशीन गन की पोजीशन एक पतले से रास्ते पर ऐसी जगह लगी हुई थी कि आगे बढ़ना मौत को गले लगाने जैसा था। बत्रा ने वो फैसला लिया जो कोई आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने सीधे सामने से हमला करने का तय किया। दुर्गा माता की जय। बत्रा ने दहाड़ लगाई और अपनी AK-47 से गोलियां बरसाते हुए सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ दौड़े और दुश्मन दंग रह गया। इस पागलपन को देखकर बत्रा ने 5 पाकिस्तानी जवानों का सीना छलनी कर दिया। पहला रुकावट तो पार हो गया, पर तभी एक और अपर पोस्ट से फायरिंग शुरू हो गई और इस घमासान आग के बीच एक ग्रेनेड कैप्टन नगाप्पा के पास आकर फटा। नगाप्पा के पैरों के चिथड़े उड़ गए थे और वो वहीं खून से लथपथ गिर पड़े। वो दुश्मन की लाइन ऑफ फायर में थे। बत्रा ने ये देखा। बिना एक सेकंड सोचे वो आगे बढ़े। उनके साथ थे सूबेदार रघुनाथ सिंह। वो आगे आने लगे ताकि अपने कैप्टन को बचा सके, पर बत्रा ने उन्हें पीछे धकेल दिया और कहा, साहब आप पीछे हटो, आपके बीवी बच्चे हैं, मैं तो अभी कुंवारा हूँ। इधर नगाप्पा को लगा कि आज उनका आखिरी दिन है और दुश्मन अब उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी बारूद और धुएं के बीच से एक आवाज आई, अन्ना मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर। और ये थे कैप्टन विक्रम बत्रा। बत्रा ने अपनी परवाह किए बगैर नगाप्पा को अपने कंधों पर खींचना शुरू कर दिया। बत्रा ने अपनी AK-47 से ऐसी भयानक और अंधाधुंध फायरिंग शुरू की जिसको देखकर दुश्मन के होश उड़ गए। बत्रा ने तुरंत एक जवान को आदेश दिया, नगाप्पा को जल्दी कवर के पीछे ले जाओ। अब तक सुबह हो चुकी थी और दुश्मन के स्नाइपर्स ने हमारी टीम की लोकेशंस ढूंढ ली थी। सामने दुश्मन का सिर्फ एक आखिरी बड़ा बंकर बचा हुआ था। अगर ये उड़ गया तो चोटी हमारी थी। तभी हमारी टीम का एक बहादुर जवान यशपाल आगे बढ़कर अपने रॉकेट लॉन्चर से उस आखिरी बंकर पे निशाना साधा। निशाना लॉक हो चुका था, ट्रिगर दबाने वाला था, लेकिन तभी कहीं दूर छिपे एक पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली आई और सीधा यशपाल के कंधे को चीरते हुए निकल गई। यशपाल दर्द से चीखते हुए जमीन पे गिर पड़े। अपने जवान को ऐसे सामने गिरता हुआ देखकर बत्रा सब कुछ भूल गए। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी। वो तुरंत कवर से बाहर निकले और यशपाल की तरफ दौड़े। एक और फौजी के साथ मिलकर बत्रा ने यशपाल को उठाया और उन्हें खींचकर कवर की तरफ ले जाने लगे। यशपाल लगभग कवर के पीछे पहुंच ही चुका था कि अचानक एक और बार स्नाइपर चलने की आवाज आई। इस बार गोली सीधा कैप्टन विक्रम बत्रा की छाती पर आकर लगी। वो गोली सीधे उनके दिल के पास लगी थी। गोली लगते ही बत्रा एक भयानक झटके के साथ पीछे गिरे, पर बत्रा एक पल के लिए रुके नहीं। उन्होंने अपनी AK-47 उठाई और गुस्से में पागल होकर अकेले ही उस दुश्मन के बंकर की तरफ चल पड़े। वो तब तक लगातार गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी मैगजीन की आखिरी गोली खत्म नहीं हो गई। सामने बैठे दुश्मन को उन्होंने वहीं पे छलनी कर दिया, लेकिन इस आखिरी प्रहार के बाद बत्रा घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़े। उनके साथियों ने अपने सबसे प्यारे अफसर को गिरते देखा तो वो आग बबूला हो गए। इसके बाद तो जवानों ने उस आखिरी बंकर को बॉम्ब से उड़ा दिया और बचे कुचे पाकिस्तानी को वहीं जिंदा काट डाला। जैसे ही हमारे जवानों ने 4875 की चोटी पर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया, बत्रा ने अपना आखिरी जोर लगाया और कहा, दुर्गा माता की जय। और इसी के साथ 24 साल की उम्र में इस देश का ये वीर सपूत हमेशा हमेशा के लिए बर्फीली वादियों में अमर हो गया। इस चोटी को कैप्चर करने के ठीक एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली बहादुरी और बलिदान के लिए 15 अगस्त 1999 को भारत के सबसे बड़े सम्मान परम वीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। डिम्पल चीमा, वो नाम जो विक्रम बत्रा के रूह में बस गया था। 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी में दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब विक्रम बत्रा तिरंगे में लिपट कर वापस आए तो डिम्पल के आगे पूरी जिंदगी खड़ी थी। पर डिम्पल ने एक फैसला लिया जिसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने आजीवन शादी ना करने का संकल्प लिया। उन्होंने सारी जिंदगी विक्रम बत्रा के यादों के सहारे गुजारना शुरू की। 1999 का वो कारगिल युद्ध और कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा योद्धा इस नए हिंदुस्तान की नींव है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।